हेलो गाइस, वेलकम टू बायो रूट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। विद होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स की। तो एज वी नो, प्रोकैरियोट्स के मुकाबले यूकैरियोट्स हमारे थोड़े से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ आते हैं। अब इसमें डीएनए हमारा बहुत अच्छे से पैक होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक ही डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स में हमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल जाता है। इट हैज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमारा जो पूरा का पूरा डीएनए है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर आपको कंडेंस रहने वाला है। ठीक है। आगे बात करें तो हमें डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक होते हैं कुछ क्रोमेटिन्स और कुछ हमें मिलते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स। ठीक है। दो चीजें यहाँ पर पैक होने वाली है हमारी। सबसे पहले पैकेजिंग इंक्लूड्स क्रोमेटिन प्लस प्रोटीन्स। ये दो चीजें यहां पर प्रेजेंट होगी। उसमें से प्रोटीन देखेंगे कौन कौन से पाए जाते हैं। पहले बात करें इस क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन इज नथिंग बट फाइब्रस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है। ये और कुछ नहीं है, बस ये फाइब्रस फॉर्म है डीएनए का। डीएनए के छोटे छोटे फाइबर्स को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। अब उसके अलावा बात करें तो यहां पर जब इसको पहले अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला बीड्स एंड स्ट्रिंग लाइक दिस। पैकेजिंग रिजेंबल्स बीड्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है। बीड्स एंड स्ट्रिंग का क्या मतलब है? बेसिकली ये हमें स्ट्रक्चर जब अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया, ठीक है, किसका, हमारे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो ये हमें एक बीड्स एंड स्ट्रिंग यानी कि एक माला जैसा देखने को मिला। जैसे हमारा एक धागा है, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर कहीं कहीं पर हमें बीड देखने को मिली। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस तरह से। ठीक है। ऐसे एक बीड्स एंड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला जब हमने इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। अब बाद में पता लगा कि ये बीड्स एंड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, ये बस न्यूक्लियोसोम है। ठीक है। ये एक आपका न्यूक्लियोसोम है। याद है न्यूक्लियोसोम? हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम के बारे में कि न्यूक्लियोसोम हमारा इज नथिंग बट पेंटोज शुगर प्लस हमारा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। इतने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए नाउ डीएनए पैकेजिंग को सबसे पहले प्रपोज किया था कॉर्नबर्ग ने 1974 में। ठीक है। आ सकता है। दिस वाज गिवन बाय कॉर्नबर्ग इन 1974। ठीक है। अब कॉर्नबर्ग ने क्या किया, इन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ऑब्जर्व किया न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को। ठीक है। लिख देते हैं Kornberg studied nucleosome structure under X-ray crystallography। ठीक है। अंडर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कॉर्नबर्ग ने ऑब्जर्व किया हमारे इस स्ट्रक्चर को। उसको यहाँ पर बीड्स एंड स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। उसने कहा कि ये बीड्स एंड स्ट्रिंग और कुछ नहीं, बस ये हमारे न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम से अब फर्दर न्यूक्लियोसोम के बारे में उसने बताया हमें
कि ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है आपका, लिख देते हैं, दिस न्यूक्लियोसोम इज मेड ऑफ, इसने बताया कि न्यूक्लियोसोम जो है हमारा ये दो चीजों से मिलकर के बना है, कुछ हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स और उसके अलावा कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, उसने बताया कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है हमारा प्रोटीन और क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर के बना है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, यहाँ से बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टामर मींस यहाँ पर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में अटैच्ड है। देखिए कैसे, हिस्टोन प्रोटीन्स ने बताया कि यहाँ पर आपको ना 8 प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। इनको आप कलेक्टिवली हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 एक साथ प्रेजेंट है इसलिए आप इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे। अब ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 4 प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे और 4 प्रोटीन्स आपके हर एक का एक एक और एक्स्ट्रा कॉपी आपको देखने को मिलेगा, तो कुल मिलाकर के 8 प्रोटीन्स यहाँ पर हो जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर इनका हो कुछ ऐसे। ठीक है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए इस तरफ के। ऐसे ही हमारे पीछे की तरफ भी है, 1 2 3 और एक इसके पीछे भी होगा। ठीक है, ऐसे करके नाउ उसमें जैसे मान लो सबसे आगे वाला हमने यहाँ पर H3 प्रोटीन नाम दे दिया, तो उसके सामने जो है ये वाला, ये भी H3 होगा। ठीक है, अब इधर वाला जो है हमारे पास, उसके पीछे जो है, लेट्स से ये हमारे पास, इसको हम लोग H3 बोल देते हैं। तो ठीक है, इसके पीछे वाला हमारा H3 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग H4 बोल दें तो इसके पीछे वाला भी H4 हो जाएगा। इसको हम लोग H2A बोल दें तो इसके पीछे वाला भी H2A हो जाएगा। और इसको हम लोग H2B बोल दें, ठीक है, तो इसके पीछे वाला भी जो है H2B हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स 8 आपस में अरेंज होते हैं। हर एक की एडिशनल कॉपी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर आपको कहलाया जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड हमारा क्रोमेटिन फाइबर किस तरह से अटैच होता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर हमारे इस ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है। ठीक है, और रैपिंग इस तरह से होती है कि उसमें एक कॉइल तो आपका पूरा घुमाएगा, मतलब एक चक्कर पूरा काटेगा, और एक चक्कर आपका जस्ट 3/4 काटता है। ठीक है, 3/4 चक्कर पूरा करता है वो। ठीक है, लेट्स से उसको ऐसे बना देते हैं हम लोग। अब डीएनए जो इसमें इनिशिएट होता है, इसमें पैकिंग करना शुरू होता है, तो H3 और H4 के अराउंड होता है। बाकी H2B और H2A यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंस के लिए मौजूद है। मेन यहाँ पर आपकी जो कॉइलिंग होने वाली है H3 और H4 के अराउंड होने वाली है, क्योंकि उसके एंड्स को संभालते हैं। ठीक है, तो जब डीएनए आया, ठीक है, ऐसे करके यहां से आएगा, ठीक है, और यहां से फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज क्रोमैटोसोम। अब उसके अलावा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारे डीएनए है, मैं तो यहाँ पर डीएनए टर्न्स 1.65 टाइम्स अराउंड ऑक्टामर। ठीक है, पूरे 2 चक्कर नहीं काट रहा है वो, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है, और एक चक्कर जो है ऐसे 3/4 यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 1/6 टाइम, मतलब 1.65 टाइम्स जो है उसने कॉइलिंग की उसके अराउंड, और फिर वहां से वो आगे बढ़ गया। अब फर्दर इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें एक और प्रोटीन चाहिए होता है, दैट इज अ लाइसिन रिच प्रोटीन। अब लाइसिन रिच प्रोटीन क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे। मान लो ये अगेन मैं अगर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊं,
ठीक है, तो इसी के साथ, ठीक है, तो इसी के साथ में लगा हुआ होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, H1 प्रोटीन को कहते हैं, वैसे ये भी आपके हिस्टोन ऑक्टामर्स ही हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो, ये आपके हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? H3, H4, H2A, H2B। अब ये प्रोटीन्स हैं हमारे पास। डीएनए आता है, इनके अराउंड कॉइल करता है। ठीक है, लेट्स से यहां से डीएनए आया, इसके अराउंड कॉइल करता है, और फिर यहां से इसके होते हुए यहां से चला जाता है। बेसिकली ये एडिशनल पार्ट जो है इसके, इस हिस्टोन H1 प्रोटीन के आसपास से ही आने वाले हैं। ठीक है, यहां से तो हमारा जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट है वो यहां से आएगा और यहां से चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1.65 टाइम्स इसके अराउंड कॉइलिंग होती है। ठीक है, 1.65 टाइम्स हमारे यहाँ पर कॉइलिंग होने वाली है, और इतने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक क्रोमैटोजोम। ओके, अब उसके अलावा आगे बात करते हैं कि इस क्रोमैटोजोम से हमारा न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, और न्यूक्लियोसोम से हमारे फर्दर स्ट्रक्चर्स कैसे बनने वाले हैं। नाउ अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारे क्रोमेटोजोम का स्ट्रक्चर क्या था, लेट्स रिकॉल। तो यहां पर हमारे पास ये था इतना स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था हमारे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का। अब उसके अलावा आगे हम बनाते हैं यहां पर हमारा H1 हिस्टोन। ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन्स कौन से? H3, H4, H2A और H2B। ठीक है, तो ये अब सभी जो है इंटू 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल यहाँ पर जो है आपने एक ऑक्टामर तैयार किया हुआ है। आगे बात करते हैं, तो ये जो प्रोटीन हमारे पास है, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन। ठीक है, और इसके अंदर हमें लाइसिन की मात्रा ज्यादा मिलती है। लाइसिन जो है इनको असिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर लाइसिन रिच प्रोटीन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा ये जो प्रोटीन हमारे बन चुके हैं, इसके अराउंड हम लोग क्रोमेटिन फाइबर को कॉइल कर लेते हैं। किस तरह से कॉइल होता है उसकी बात की जाए तो मान लो यहां से डीएनए आया। ठीक है, ठीक है, अब इसके अराउंड जिसने कॉइलिंग किया है, यहां से अब डीएनए जो है फर्दर बाहर निकल जाता है। इतना स्ट्रक्चर तो हमारा कहलाया जाता है बेसिकली क्रोमेटोजोम। अब इस क्रोमेटोजोम से फर्दर अगर हम बनाए हमारे जो न्यूक्लियोसोम है वो कैसे दिखते हैं, तो उसकी बात की जाए, देखिए यहाँ पर लेट से ये हमने फिर से बना दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके अराउंड डीएनए कॉइल होने वाला है हमारा कुछ इस तरह से। ये आया, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से डीएनए जो हमारा आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ेगा, ये हमारा किसी नेक्स्ट ऑक्टामर को ढूंढता है और उसके ऊपर जाके इतना ही टाइम्स 1.65 टाइम्स ये रैप हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अराउंड हमारा ये डीएनए फिर से रैप हो गया। ठीक है, और यहां से फिर जो है ये आगे बढ़ जाता है। नाउ अब इसमें आप देखिए, आपको बीड्स एंड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसा कि कॉर्नबर्ग को अपने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर देखने को मिला था। जिस बीड्स एंड स्ट्रिंग की वो बात कर रहा था वो यही है। अब उसके अलावा यहां पर देखिए, हमने यहां पर बात की कि 1.65 टाइम्स इसके अराउंड ये कॉइल होता है। ठीक है, 1.65 टाइम्स इसके अराउंड कॉइलिंग होती है। अब इस 1.65 टाइम्स में जो आप यहां देख पाएंगे ना, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको अराउंड 146 बेस पेयर्स इसके अराउंड ना कॉइल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होता है 1 क्या कहते हैं 46 बेस पेयर्स आपको सिर्फ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फर्दर अब ये जो बीच का एडिशनल डीएनए जो कि कहीं पर भी किसी ऑक्टामर के अराउंड या किसी प्रोटीन के अराउंड कॉइलिंग नहीं कर रहा है, इस प्रोटीन को आप, इस डीएनए के पार्ट को आप बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर जो हमारा, ये बोल देंगे हम लोग लिंकर डीएनए। अब जो लिंकर डीएनए है,
इसमें भी कुछ बेस पेयर्स हमारे जाने वाले हैं। अगर हम बी डीएनए की बात करें तो बी डीएनए में इस लिंकर डीएनए के अंदर आपको करीब 54 बेस पेयर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 146 बेस पेयर प्लस 54 बेस पेयर दैट इज अराउंड 200 बेस पेयर्स। ठीक है, तो अब ये जो 200 बेस पेयर का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये ऑक्टामर प्लस दैट लिंकर डीएनए जो कि कहीं पर रैपिंग नहीं कर रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है हमारा ये वाला प्लस लिंकर डीएनए। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर हमारा होता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। सिर्फ इसकी बात करें तो ये हमारा होता है क्रोमेटोसोम, इसको भी उसमें ऐड कर दें तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इन्हीं न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर्स की फर्दर कॉइलिंग होती है और हमारा पूरा क्रोमोसोम बनने वाला है। उसके अगर डायग्राम्स देखें, फिलहाल पहले आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए डायग्राम को अच्छे से क्या है इसके अंदर, फिर हम बात करते हैं हमारा इसका आगे पैकेज कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि अराउंड हमारे डीएनए के अंदर हम बात करें तो हमारे डीएनए के अंदर लगभग हर एक सेल के अंदर 2.18 मीटर्स लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है और हमें इतने बड़े डीएनए को एकदम कंडेंस करके हमारे न्यूक्लियस के अंदर रखना है, तो पैकिंग तो काफी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमने बात की थी कि अच्छे पैकिंग का यहाँ पर कारण क्या होता है, बेसिकली रीजन क्या होता है पैकिंग करने का, ताकि इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो सके, रिकॉम्बिनेशन हो सके और एप्लीकेशन हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फर्दर कैसे होता है। हमने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, एकदम बेसिक से बात करें तो देखना, बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहां पर हमारे पास लेटस से ये एक फाइबर निकल के मैंने बना दिया, एक ये दूसरा डीएनए का फाइबर बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो है आपस में जुड़ रहे हैं, ये है डीएनए। ठीक है, ये है डीएनए। अब ये जो डीएनए है फर्दर हमारा जाने वाला है आगे, और इसके बाद ठीक है, अब ये डीएनए इसके बाद कॉइलिंग करता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स और बनाता है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर्स। देख लेते हैं उसको। ये देखो, ये अगर मैं एक जो आर्ट हमारे पास ऑक्टामर्स है उनको एक सर्कल से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, या चलो ठीक है ऐसे बना देते हैं इसको, ये, और इसके अराउंड हमने बनाया था एक हमारा H1 हिस्टोन। ठीक है, ये था एक H1 हिस्टोन, ये इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। आगे बात करें, हमारा ये स्ट्रक्चर आता है और इसके अराउंड कुछ ऐसे रैप हो जाता है। ठीक है, एक सर्कल पूरा, एक सर्कल आधा, और फिर यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही फर्दर अगर हम बनाएं इसी की कॉइलिंग कुछ, तो जैसे ये ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर, फिर दो स्ट्रक्चर, फिर तीन स्ट्रक्चर, इनके अराउंड ऐसे कॉइल हो जाता है। ठीक है, अगेन 1.65 टाइम्स ऐसे कॉइल होके आगे आया है। ठीक है, अब ऐसे कॉइलिंग करके जब ये आगे आता है उसके बाद फर्दर ये हमारा स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज नोन एज क्रोमेटोसोम्स। ठीक है, अब इसके बाद ही बनाने वाला हमारा फर्दर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम के बाद अब ये आगे आता है और आगे आके ये हमारा एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आपको फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा तो सोलेनॉइड आपको कुछ ऐसा कॉइल को हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं राउंड राउंड शेप में ना, तो ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। यहाँ पर भी ये करेगा, ये इतना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आपको एक सोलेनॉइड बनती हुई दिखेगी, यानी कि इसको हमें और फर्दर कंडेंस करना है। सोलेनॉइड बनाते हैं इसकी। ठीक है, ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इसको हम लोग और कॉम्पैक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर बन जाता है हमारा सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर के बाद हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर कुछ, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में लूप डोमेन्स देखे थे, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से वहां पर लूप डोमेन्स फॉर्म हो जाते हैं। सेम यहाँ पर भी हमारे कुछ लूप डोमेन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, इसको मैं बना दूं कुछ, तो आपका स्ट्रक्चर जो है ये देखो, ये और फिर छोटा होता जाता है इस तरह से, और उसके बाद जब ऐसे एक स्ट्रिंग जैसा बन जाता है, तो स्ट्रिंग के बाद जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे लूप डोमेन्स। ये तो इसमें कुछ आपको ऐसे लूप डोमेन्स देखने को मिलते हैं। अब लूप डोमेन्स के बाद क्या होता है, ये फर्दर ऐसे कॉइल होता है और एट द एंड ये अपने मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है और कुछ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स की हेल्प से ये आपका एक क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है।
ठीक है, इसके बाद फर्दर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बन चुका है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया पूरी तरह से। ओके, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमारे पास नॉर्मल डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए जब इसके अराउंड रैप कर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इतने स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम अराउंड 200 बेस पेयर्स होते हैं। अब इसकी बात करें तो इतने स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको बोला था हमने क्रोमेटोसोम। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारे पास बन चुका है एक 30 नैनोमीटर फाइबर। 30 नैनोमीटर फाइबर की यहाँ पर दो तरीके से कॉइलिंग हो सकती है। मैंने यहाँ पर आपको सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाया, एक जिगजैग टाइप की इसकी कॉइलिंग और पॉसिबल है। आगे बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा, इसके हमने फर्दर कॉइलिंग कर दी है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये और पतला हो चुका है। अब आगे यहां पर फॉर्म हुए हमारे कुछ लूप डोमेन्स। ठीक है, ये लूप डोमेन स्ट्रक्चर है। अब आगे कहता है लूप डोमेन्स में आपके फर्दर जुड़ने वाले हैं कुछ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स। ठीक है, और इन स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स की हेल्प से यहां पर क्या होने वाला है, ये फर्दर हमारा आखिरकार देखो यहां पर हमारा बन चुका है ये क्रोमेटिन फाइबर, और इस क्रोमेटिन फाइबर के बाद हमें देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग होती है। नाउ अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।